हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट, यानी कि जिसमें हम देखने वाले हैं हमारा जो फर्स्ट लिविंग सेल है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ, कौन से साइंटिस्ट ने हमको ये थ्योरी दी और उसके स्टेप्स क्या क्या थे। पहले क्विकली 2 मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं हमने लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ा था। तो लास्ट टाइम हमने जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा तो उसमें हमने क्या देखा था, आपको मैंने कुछ डेट्स दिए थे जिसमें हमने क्या देखा था, origin of the universe was had occurred in around 20 billion years ago। फिर उसके बाद अर्थ कब ओरिजिनेट हुआ, अराउंड 4.5 to 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ 4 बिलियन ईयर्स अगो। ओरिजिन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स 3 बिलियन ईयर्स अगो। देखो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। आपका अर्थ कब ओरिजिनेट हुआ, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। फिर उसके बाद अर्थ ओरिजिनेट होने के बाद अर्थ के एनवायरनमेंट को काम होने के लिए, सेटल होने के लिए आधा मिलियन ईयर लग गया। ठीक है, मतलब आधा बिलियन ईयर लग गया, जिसके वजह से 4.5 से 4 बिलियन ईयर्स में हमको पहली बार कोई लाइफ दिखाई दी अर्थ पे, मतलब लिविंग ये अपने माइक्रोमोलिक्यूल्स दिखाई दिए। तो ये माइक्रोमोलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल कैसे बने, 1 बिलियन ईयर लग गया, 3 बिलियन ईयर से 4 बिलियन ईयर्स। और फिर इससे फर्स्ट लिविंग सेल कब बना, 2 बिलियन ईयर्स अगो। यानी कि प्रोसेस होने में बहुत 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 ज्यादा टाइम लगा है। तो ये एग्जैक्टली हमने कैसे अचीव किया वो हम पढ़ने वाले हैं। हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ा था कि हमको अलग अलग 4 थ्योरी दी गई थी। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में हमको बताया गया था कि कोई सुपर नेचुरल पावर है, जैसे भगवान ने तथास्तु बोला और इंसान पैदा हो गए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेड साइंटिफिकली। तो फिर आई कॉस्मोजॉइक थ्योरी, जिसको नासा ने बताया है कि मार्स के पत्थरों पे से कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए गए, ऐसे बैक्टीरिया पाए गए हैं जिससे ये पता चलता है कि मार्स में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, यानी एलियन नाम की चीज शायद सच हो सकती है। फिर थर्ड थ्योरी हमने देखी अबायोजेनेसिस। दिस वाज अ कंप्लीट फ्लॉप थ्योरी व्हिच वाज गिवन बाय वैन होलमोंट, और इसको फ्लॉप प्रूव किया लुइस पास्चर ने विद द हेल्प ऑफ हिज स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या बोला था हमने कि गंदगी से कभी भी कोई नया ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं हो सकता जब तक आप वहां पर फूड का सोर्स नहीं रखोगे। ठीक है, और पहले से एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए। लुइस पास्चर और रेडीज एक्सपेरिमेंट, इन दोनों के एक्सपेरिमेंट से एक चीज हमको पता चली कि न्यू ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, जैसे श्वान और श्लीडर ने बताया था दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। लेकिन फर्स्ट सेल कहाँ से आया, इसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा थियोरी ऑफ अबायोजेनेसिस, जिसमें हमने क्या देखा कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये रिप्रोडक्शन करके बने, ठीक है, बट बायोजेनेसिस होने से पहले अबायोजेनेसिस हुआ है। यानी कि सॉरी, दिस इज थियोरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस मतलब क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से आता है, लेकिन वो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया, तो उस सवाल का जवाब आज हमारे पास आने वाला है। आई होप कि आपने ये चैनल ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया है, ताकि उनकी भी ये मतलब उनकी जर्नी भी ईजी हो जाए और उनकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी आसान हो जाए, हम उनकी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज टॉपिक। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, यानी कि पहली लाइफ, पहला लिविंग सेल कैसे बना, केमिकल्स की मदद से कैसे बना। अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूं, मतलब एक पिक्चर अगर मैं आपको बताऊं, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि बहुत सारी एनर्जी थी। बहुत सारी एनर्जी जब बर्स्ट हुई तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए, बहुत सारी हीट रिलीज हुई, जिसके वजह से जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो डिपॉजिट हुए, अर्थ बनी, अर्थ के ऊपर लावा वगैरह मेल्ट हुआ हाई टेम्परेचर के वजह से, जिसके वजह से गैसेस रिलीज हुए। फिर गैसेस के वजह से हमको क्या देखने को मिला कि अलग अलग केमिकल एलिमेंट्स रिलीज हो रहे हैं, और फिर ये केमिकल एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके अलग अलग माइक्रोमोलिक्यूल्स बना रहे हैं, और फिर वो माइक्रोमोलिक्यूल्स कंबाइन होकर मैक्रोमोलिक्यूल्स बना रहे हैं, जिससे हमारा सेल बन रहा है। अब ये सुनने में जितना आसान लगता है, क्या वाकई ये इतना आसान था? नहीं, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा आसान है। थ्योरी के हिसाब से देखते हैं हमको क्या बताया है। आपको मैं थ्योरी प्लस डायग्राम दोनों के हिसाब से बताते जाऊंगी ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। तो देखो सबसे पहले क्या बताया गया है, ये जो केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है ये ओपेरिन और हेल्डेन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। किसने दी थी? ओपेरिन, रशियन साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ओपेरिन इन 1924 एंड ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट हेल्डेन 1929। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर हमको ये जो केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की थ्योरी दी है, ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, इसीलिए हम इसको मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल केमिकल्स। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, इस थियोरी में हमको क्या बताया गया है, मतलब किसी के पसीने के वजह से कुछ नहीं हुआ, किसी के मेल के वजह से कुछ नहीं हुआ। क्या बोला है हमको इधर पे कि अभी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ
बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल केमिकल्स, यानी अलग अलग केमिकल के कॉम्बिनेशन की वजह से लाइफ बनी है थ्रू कॉन्स्टेंट केमिकल रिएक्शंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एंड दिस थियोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ असेंबली थियोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ और बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ. यानी जब अलग अलग केमिकल मॉलिक्यूल्स, मतलब इमेजिन करो कि आप घर पे कचरा फैलाकर गए हो और वो कचरा कभी एक साथ इकट्ठा आकर ज्वाइन हो जाए और वो बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाए, तो कैसा लगेगा हमको? बहुत ज्यादा अचंभे की बात होगी. इट विल बी अ शॉक फॉर अस. बस वैसा ही कुछ हमारे लिविंग सिस्टम के साथ हुआ है. बहुत सारे गैसेस, बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स अलग अलग जगह स्प्रेडेड थे. ये केमिकल एलिमेंट्स एक साथ आए और उन्होंने लिविंग सेल बनाया. अब ये सुनने में बहुत इमेजिनरी लग रहा है, लेकिन जब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपके सारे कंफ्यूजन साइड हो जाएंगे. दिस थियोरी वॉज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय हैकेल. इसको सबसे पहले हैकेल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा काम और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किसने किए? रशियन साइंटिस्ट ओपेरिन ने और ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट हेल्डेन ने. द प्रोसेस ऑफ केमिकल एवोल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेप्स. कुछ 6 to 7 स्टेप्स है जिसमें हमको पूरी थ्योरी बताई गई है. एक एक करके सारे स्टेप्स पढ़ेंगे. सबसे पहले स्टेप कौन सा है? ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर. अर्थ कैसे ओरिजिनेट हुआ और अर्थ का स्टार्टिंग का एटमॉस्फेयर कैसे था. मैं एक चीज बता दूं, अर्थ वाज वेरी हॉट. हॉट एज इन वेरी 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 हाई टेम्परेचर वाला हॉट. ठीक है, तो देखो जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई ना, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ सेल, वट, तो इधर पे वही सारे ईयर्स हमको बताए गए हैं. द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स वॉज एक्सप्लेन बाय बिग बैंग थ्योरी. ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अर्थ कब ओरिजिनेट हुआ था? बिग बैंग थ्योरी के वजह से. एंड दिस थ्योरी वाज गिवन बाय जॉर्जस लिमेटर इन 1931. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड अबाउट 20 बिलियन ईयर्स अगो. यानी ओरिजिनेशन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ? 20 बिलियन ईयर्स अगो, जो हमने अपनी थ्योरी में देखा है. बाय अ वेरी सिंगल ह्यूज टाइटैनिक एक्सप्लोजन. टाइटैनिक एक्सप्लोजन यानी कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसके वजह से एनर्जी पूरी स्प्रेड हो गई, और उस एनर्जी के स्प्रेड होने के वजह से जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स थे वो एक्यूमुलेट हो गए, वो एक ही जगह पे जमा हो गए. मतलब अगर मैं सीधी भाषा में बोलूँ तो ऐसा कुछ, मतलब बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसके वजह से डस्ट पार्टिकल सारे जमा हो गए और ये एलिमेंट्स से बना सोलार सिस्टम, अलग अलग गैलेक्सीज बनी. अलग अलग गैलेक्सीज के अंदर अलग अलग सोलार सिस्टम्स बने, अलग अलग सोलार सिस्टम के अंदर अलग अलग प्लैनेट्स बने. तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है. जैसे जैसे आपका यूनिवर्स एक्सपांड हुआ, आपका टेम्परेचर धीरे धीरे करके डिक्रीज होते गया और अलग अलग गैलेक्सीज बनती गई. इन गैलेक्सी के अंदर अगर एक एग्जांपल लें तो मिल्की वे. मिल्की वे एक ऐसी गैलेक्सी है जिसके अंदर हमारा सोलार सिस्टम बहुत छोटा सा पार्ट है, और उस सोलार सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा है ना 9 प्लैनेट्स, जिसमें से एक प्लैनेट निकाल दिया है प्लूटो, तो 8 प्लैनेट्स बचे. यस, सो क्या बोला गया है हमको इधर पे? जैसे जैसे देखो, जब बिग बैंग थियोरी हुई ना तो बहुत 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 ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी. इस एनर्जी को काम डाउन करने के लिए 15 बिलियन ईयर्स लग गए. कितने बिलियन ईयर लग गए? 20 बिलियन से 15 बिलियन ईयर्स लग गए अप्रोक्सीमेटली. तो बहुत टाइम लगा गैलेक्सी बनने में. गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलार सिस्टम्स बने जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स बने. तो हमारा गैलेक्सी कौन सा है? मिल्की वे. मिल्की वे के अंदर हमारा जो सोलार सिस्टम है उसका एक छोटा सा पार्ट है अर्थ. ओके, और ये कब ओरिजिनेट हुआ? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो. जब अर्थ बना, इट वॉज रोटेटिंग क्लाउड ऑफ हॉट गैसेस. मतलब जब हमारा अर्थ बना तो एक्चुअली अर्थ के बाजू में बहुत सारे गैसेस थे. क्या थे? अर्थ के बाजू में देयर वॉज अ लॉट ऑफ गैसेस जिसको हम बोलते हैं नेब्यूला. मतलब ऐसी कुछ चीज. हमारा जब अर्थ बना, सी दिस इज द प्लैनेट अर्थ अराउंड अस, एलिमेंट्स एंड प्लैनेट अर्थ अराउंड अस. मतलब ये अपना सोलार सिस्टम है, तो आजू बाजू में बहुत सारे गैसेस थे जिनको हम बोलते हैं नेब्यूला. द रोटेटिंग क्लाउड ऑफ हॉट गैसेस इज नोन एज व्हाट? नेब्यूला. द कंडेंसेशन एंड कूलिंग रिजल्टेड इन, देखो अब जैसे जैसे 20 बिलियन ईयर अगो पहले बिग बैंग थ्योरी हुई, फिर 15 बिलियन ईयर्स के बाद प्लैनेट बना. उसके बाद वापस कुछ लाखों करोड़ों सालों के बाद जब टेम्परेचर धीरे धीरे करके डिक्रीज होते गया, एक ही बार टेम्परेचर बढ़ा था जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी, उसके बाद टेम्परेचर कम होते गया. तो जैसे जैसे फिर टेम्परेचर कम होते गया तो कंडेंसेशन होने लगा, यानी चीजें कूल डाउन होने लगी. तो हमारे जो बड़े बड़े एलिमेंट्स थे धीरे धीरे करके वो स्मॉलर एलिमेंट्स के साथ बाइंड करने लगे. लेकिन सबसे पहले बड़े एलिमेंट्स कौन से थे वो आपको पता होना चाहिए. तो कंडेंसेशन की वजह से कौन से बड़े बड़े एलिमेंट्स बने? हेवियर एलिमेंट्स लाइक निकल एंड आयरन.
पासिंग टू द कोर। निकल और आयरन हमारे प्लैनेट के कोर में प्रेजेंट है, मतलब अगर मैं बात करूं सन की या स्टार की, तो उसके सेंटर में निकल, आयरन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम वगैरह। मतलब बहुत ज्यादा ऐसे हैरानी की बात होगी कि हमारे बोन में जो फॉस्फोरस है, हमारे बोन में जो कैल्शियम है, हमारे दांतों में जो कैल्शियम है, ये सारे स्टार से आए हैं, मतलब गैलेक्सी से आए हैं हमारे अब क्या बोलूं मैं स्पेस से आए हैं। तो मतलब हर एक इंडिविजुअल एक बहुत बड़ा स्टार है, क्योंकि हम जिस धातु से बने हैं वो धातु बनाने के लिए सैकड़ों साल लगे हैं, जैसे कि आयरन, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। ओके, सो हेवियर एलिमेंट्स कौन से थे? आयरन एंड निकल। और लाइटर एलिमेंट्स कौन से थे जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम था? हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। ऑक्सीजन सबसे लास्ट में बना है। ओके, दे फॉर्म्ड द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। तो ये जितने भी गैसेस थे, ये गैसेस क्या बना रहे थे? ये एक नेब्यूला बना रहे थे, यानी आसपास का एनवायरनमेंट बना रहे थे। तो इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। ओके, पहले का जो एटमॉस्फेयर था अर्थ का, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट था एज कम्पेयर टू अभी का जो एटमॉस्फेयर है। अभी तो सिर्फ पोल्यूशन से भरा हुआ है हमारा एटमॉस्फेयर, बट द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट वन, एज इट इज ऑफ रिड्यूसिंग टाइप, डिवॉइड ऑफ फ्री ऑक्सीजन। इसको रिड्यूसिंग टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर क्यों बोला है? क्योंकि पहले के एटमॉस्फेयर में आपको सारे गैसेस देखने को मिलेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन। पहले के एटमॉस्फेयर में आपको ऑलमोस्ट सारे गैस, सॉरी, एक्सेप्ट ऑक्सीजन। ये देखो, ये अर्थ का प्रीबायोटिक एटमॉस्फेयर है, यानी अर्थ बनने से पहले, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने से पहले जो नेब्यूला था, जो सारे हॉट गैसेस एक साथ जमा हुए थे, उनके अंदर कौन से एलिमेंट्स थे? हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, कार्बन था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। जहां पर ऑक्सीजन नहीं होता है, जहां पर हाइड्रोजन होता है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। अगर ऑक्सीजन होगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट। तो पहले हमारा अर्थ कैसा था? रिड्यूसिंग था। अब हमारा अर्थ कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग टाइप है। ओके, ऑल राइट। तो अब देखो, पहले वाले फर्स्ट थियोरी में हमने क्या देखा कि हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा था। 20 बिलियन ईयर्स अगो बिग बैंग थ्योरी हुई, उसके बाद गैलेक्सी बना। गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसके अंदर सोलार सिस्टम है, जिसमें हमारा अर्थ एक छोटा सा पार्ट प्ले करता है। और हमारा अर्थ ओरिजिनेट हुआ 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले। और अर्थ के आसपास बहुत सारे हॉट गैसेस एक्यूमुलेट हुए, जिनमें से हेवी एलिमेंट्स थे निकल एंड आयरन, एंड लाइटर एलिमेंट्स थे हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, जिसमें से ऑक्सीजन सबसे लेट आया। ऑक्सीजन नहीं था, इसीलिए हम अपने एनवायरनमेंट को बोलते हैं रिड्यूसिंग टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। अब नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, वाटर एंड मीथेन। देखो, अब ऑब्वियस ही बात है कि जब अलग अलग गैशियस एलिमेंट्स एक साथ रहेंगे, तो अगर तुम उनको लाखों सालों के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे और एटमॉस्फेयर में अगर हीट एनर्जी मेंटेन रहेगी, तो इनके बीच में ऑटोमेटिकली बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जिसके वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन के साथ मिलके अमोनिया बनाएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन के साथ मिलके मीथेन बनाएगा, हमारा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके वाटर बनाएगा। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल चेंजेस हुए, जिसके वजह से अमोनिया, वाटर और मीथेन फॉर्म हुआ। अभी भी ऑक्सीजन पिक्चर में नहीं है। ओके, तो स्टार्टिंग का एटमॉस्फेयर बहुत हॉट था। एज इट स्लोली कूल्ड, जैसे जैसे वातावरण ठंडा होता गया, द लाइटर एलिमेंट स्टार्टेड टू रिएक्ट विद ईच अदर। मतलब कैसा होता है, जब मम्मी का घर पे एकदम सर फट जाता है, मम्मी एकदम तांडव रूप में आ जाती है, तो सब मम्मी सबकी धजिया उड़ा के रख देती है। आपको एक कोने में फेंक देगी, आपके सामान को एक कोने में फेंक देंगे। मतलब आपने जो जो कांड किए हैं सारे कांड पकड़े जाएंगे, और फिर मम्मी का एकदम तांडव रूप देखने को मिलेगा। जो जो चोरी आपने की है, मतलब जो जो गलती आपने की है, सब पकड़ी जाएंगी, और आपको ढाम डूम ढुशुम ढाश सब किया जाएगा, जिसकी वजह से आप तहस नहस हो जाओगे। तो जैसे ही फिर मम्मी का टेम्परेचर थोड़ा कूल होगा, फिर मम्मी खुद उठते हैं। सी, दिस इज द नेचर ऑफ अवर मदर। वो घर को समेटे बिना रह नहीं सकते, ठीक है। तो मम्मी फिर खुद उठेंगे, फिर जो जो सामान फैला है वो खुद समेटेंगे, क्योंकि उनको पता है हम इतने नालायक बच्चे हैं कि हम, हमारी भली पिटाई हुई हो पर हम काम करेंगे ही नहीं, है ना। तो जैसे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर धीरे धीरे करके कूल होने लगा, तो जो इधर उधर फैले हुए लाइटर एलिमेंट्स थे ये एक साथ रिएक्ट करने लगे, जैसे हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन कार्बन के साथ। तो क्या मिला हमको? हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन जब ये एक साथ रिएक्ट करने लगे, तो हमको मिला मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड H2S। आप बोलोगे मैम ऑक्सीजन नहीं था तो ये O किधर से आया? ये O कार्बन मोनोऑक्साइड से आ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड से आ सकता है। सिंगल ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फ्री ऑक्सीजन फॉर्म में प्रेजेंट नहीं था। ओके, तो ये अर्थ का पहले का एटमॉस्फेयर है और ये अर्थ का मॉडर्न एटमॉस्फेयर है। क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है हमको इधर पे? यहाँ पर ऑक्सीजन है, पहले ऑक्सीजन नहीं था। तो ये ऑक्सीजन का लेना देना डेफिनेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म से है, आएंगे हम, इस पे भी आएंगे।
तो हमने पहली थियोरी क्या देखी ओपेरन हिल्डेन की, कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ, यानी कि ब्लास्ट हुआ बिग बैंग थ्योरी के वजह से, जिसके वजह से हॉट गैसेस एक्यूमुलेट हुए, जिसके वजह से गैलेक्सी बनी, प्लैनेट बना, अर्थ बना, जिसके वजह से बहुत सारे एलिमेंट्स इकट्ठे आए। फिर सेकेंड स्टेप, अमोनिया और वाटर कैसे फॉर्म हुआ, अमोनिया वाटर एंड मीथेन। अब देखो ये अमोनिया वाटर और मीथेन ये किसका काम करेंगे पता है, नाउ दे आर गोइंग टू एक्ट एज प्रीकर्सर। कैसा काम करने वाले हैं ये, प्रीकर्सर का काम करने वाले हैं, बताती हूँ मैं इसके बारे में भी। देखो ऑब्वियस सी बात है, जब अर्थ बहुत ज्यादा हीटेड था, तो अभी सीधी सी बात है, आप तवा लो, गरम गरम तवा लो, उसको एकदम गरम करो और उसके ऊपर आप पानी डालो, क्या होगा, छस करके आवाज आती है। डोसे वाले के ठेले में देखते हैं ना हम, हाँ, गरम तवा लिया हमने, उसका पानी डाला और पानी इवेपोरेट हो गया। ठीक वैसे ही हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा हॉट था, जिसके वजह से बहुत ज्यादा गैसेस इकट्ठा थे। लेकिन ये गैसेस एक टाइम के बाद इतने ज्यादा एक्यूमुलेट हो गए कि ये बन गए क्लाउड, और क्लाउड के वजह से फिर कंटिन्यूअस रेन होना स्टार्ट हुई, और ये रेन होती गई होती गई होती गई होती गई होती गई, और बने ओशन, रिवर और लेक्स। ठीक है, और ये गैसेस कहाँ से आए, उसका और एक रीजन है, आपके एनवायरनमेंट में इतनी ज्यादा हीट थी कि जो वोल्केनोस थे, जो पत्थर थे, वो पत्थर फटने लगे। जितने ज्यादा पत्थर फटे उतना ज्यादा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, सल्फर रिलीज हुआ। ओके, तो अब आता है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हमारे ये जो मॉलिक्यूल्स है, मीथेन, अमोनिया, वाटर, H2S, ये प्रीकर्सर क्यों बोला मैंने इसको, क्योंकि इसी से बनेगा आपका सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिससे आगे जाके बनेगा, ये सिंपल है, और आगे जाके बनेगा आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी मोनोमर और पॉलीमर। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर रिड्यूस होते गया, स्टीम यानी हमारी जो वेपर है वो कंडेंस होते गई, वैसे रेनफॉल होना स्टार्ट हुई, और ये रेनफॉल लाखों साल तक होती रही, जिसके वजह से पूरा पानी जमा होकर नदी बन गया, स्ट्रीम, लेक, सी, ओशन, समुद्र, महासागर सब बन गए। ठीक है, बहुत ज्यादा पानी हो गया अर्थ पे। द एटमॉस्फेयर देन डिड नॉट कंटेन एनी ओजोन लेयर। उस टाइम पे कैसा था, मतलब इमेजिन करो कि ये हमारे अर्थ का एक छोटा सा टुकड़ा है, और आजू बाजू में पूरा ये पानी से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है ये आजू बाजू में पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। इतनी बारिश हुई कि पूरा पानी एक्यूमुलेट हो गया। अब उस समय में कोई ओजोन लेयर नहीं थी, तो यहाँ पे जो सन है, ठीक है, सन है, ये सन के पास बहुत ज्यादा हीट है, तो इससे जो भी रेडिएशन आ रहे हैं, यूवी रेज जो आ रही है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अर्थ के बाहर देयर वाज नो ओजोन लेयर, तो ये यूवी रेडिएशन सीधे अर्थ के सरफेस पे आती थी, और यहाँ पे जो भी लावा या जो भी वोल्केनोज होते थे, वो वोल्केनोज सीधे फट जाते थे। सो द एटमॉस्फेयर डिड नॉट हैव एनी ओजोन लेयर तभी, एंड दैट इज वाई यूवी रेडिएशन रीच्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली, जिसके वजह से यूवी रेडिएशन सीधा अर्थ के सरफेस के ऊपर गिरते थे, जिसके वजह से क्या होता था, यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अवेलेबल एनर्जी सोर्सेज, जैसे यूवी रेडिएशंस, आपके लाइटनिंग यानी बिजली कड़की, तो भी वो सीधे अर्थ के सरफेस पे आएगी। तो उसके वजह से क्या हुआ, आपके जो वोल्केनिक माउंटेन्स थे वो माउंटेन्स फट जाते थे, वोल्केनिक इरप्शन हो जाता था, और जिसके वजह से द अर्ली मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अमोनिया, मीथेन एंड वाटर अंडरवेंट रिएक्शंस। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी हमारे CH4 और मीथेन और CO2 और H2O और H2S जैसे मॉलिक्यूल थे, जब इतनी ज़्यादा हीट रिलीज हुई तो अंदर बहुत ज़्यादा हलचल हुई, जिसके वजह से ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ बाइंड करने लगे, रिएक्शन करने लगे, कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और ये बन गए माइक्रो मॉलिक्यूल्स, या मैं बोल सकती हूँ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होगा कि ये अमोनिया जो है इट इज़ एन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मतलब देखो इधर देखो, नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, सल्फर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इससे अमीनो एसिड कैसे बना जो कि ऑर्गेनिक है, ये सवाल सबके मन में आएगा, तो इसका भी हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको क्या समझना है कि पृथ्वी में इतनी गर्मी थी कि जिसके वजह से वोल्केनिक इरप्शन हुआ, जिसके वजह से गैसेस रिलीज हुए, जिसके वजह से सारे एलिमेंट्स एक साथ रिएक्ट करने लगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन, और इसके वजह से किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, ऑल दीज एनर्जी रिलीज्ड, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक मोनोसैकेराइड, अमीनो एसिड, प्यूरिन्स, पिरिमिडीन, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एक्सेट्रा, यानी प्रीकर्सर से आपको मिले सिंपल माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल नहीं बोलूंगी इसको, मैं मोनोमर्स बोलूंगी। ओके, एंड ऑल दीज सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ये वापस से पानी के नीचे जाके जमा हो गए। कहाँ पर जमा हो गए, देखो अर्थ के अंदर ये जो प्रीकर्सर मॉलिक्यूल्स थे, अब ये प्रीकर्सर मॉलिक्यूल, लावा फटा ना, लावा फटेगा तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब वोल्केनो फटेगा तो सारे मॉलिक्यूल्स इधर से उधर गिर जाएंगे, तो ये जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट थे, अमीनो एसिड्स थी,
कार्बोहाइड्रेट नहीं, सॉरी, 1 सेकेंड। हाँ, ये पानी है। तो इस पानी में हमारा क्या क्या आके जमा हो गया? अमीनो एसिड्स जमा हो गए, ठीक है। यहाँ पर हमारे मोनोसैकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स जमा हो गए, फिर यहाँ पे फैटी एसिड्स जमा हो गई। जितनी भी चीजें थी सारी पानी में जाके चली गई। अब देखो, पानी में तुम अगर शक्कर डालोगे, नमक डालोगे, तो वो सूप बन जाएगा। शक्कर नमक नहीं, नमक डालोगे और कुछ अगर स्टार्च पाउडर डाल दोगे और कुछ वेजिटेबल्स डाल दोगे तो वो सूप बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से हमारे वाटर में हमने अमीनो एसिड डाला, मोनोसैकेराइड डाला, प्यूरिन डाला, फैटी एसिड डाला, तो वो बन गया सूप, जिसको हम बोलते हैं हॉट डाइल्यूट सूप। क्या बोलते हैं उसको? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में इधर दिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? हॉट डाइल्यूट सूप। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पानी के एकदम बेस में जाके जमा हो गए और इसको हम बोलते हैं हॉट डाइल्यूट सूप। हमने नहीं बोला, ये बोला हेल्डेन ने, ओके। या इसको आप प्रिमिटिव ब्रॉथ भी बोल सकते हो। ब्रॉथ यानी मिक्सचर ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मोनोमर्स। इट डिड नॉट शो एनी डिग्रेडेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन एंड एंजाइम। देखो फिर से यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जितना भी वाटर के अंदर जो जो चीजें जमा हुई हैं, ये चीजें अपने आप डिग्रेड नहीं हुई, क्योंकि ना तो वहां पर एंजाइम प्रेजेंट था, ना वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट था। ये चीजें बस वैसे ही प्रेजेंट थी। पानी के अंदर मोनोसैकेराइड्स, फैटी एसिड, प्रोटीन सब प्रेजेंट था, अमीनो एसिड सब प्रेजेंट था। अब पानी के अंदर कोई चीज ऐसी डली रहेगी, तो पानी के ऊपर भी सनलाइट है, सनलाइट की वजह से अंदर आपके हीट पहुंच रही है, तो उसके वजह से भी हजारों सालों तक वो मॉलिक्यूल्स पानी में वैसे ही डले रहे। तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड बनाने लगे, मतलब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बना के प्रोटीन बन गया। तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ, मतलब फोर्थ स्टेप में क्या हुआ? देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, बिग बैंग थ्योरी थी, बिग बैंग फटा, अर्थ बना। सेकेंड थ्योरी में क्या हुआ, अर्थ के अंदर क्या बना? गैसेस बने, यानी मीथेन, अमोनिया, H2S, वाटर। और ये H2S वाटर वगैरह वोल्केनिक इरप्शन की वजह से पानी के अंदर चले गए, जिसको हम बोलते हैं हॉट डाइल्यूट सूप। अब ये हॉट डाइल्यूट सूप के अंदर आपके अलग अलग रिएक्शन होंगे। ये देखो, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, प्यूरिन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड्स, पिरिमिडीन्स, वाटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर कहीं पर भी आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है? नो। तो ये सारी चीजें अब एक दूसरे के साथ हजारों सालों तक ऐसे ही रहने की वजह से इनके अंदर केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ, जिसके वजह से फॉर्म हुआ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यानी सिंपल मोनोमर मोनोमर मिलके आपका पॉलीमर शुगर बनने लगा, अमीनो एसिड मिलके आपका प्रोटीन बनने लगा, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होने स्टार्ट हुए। तो ये है आपका चौथा स्टेप। तो प्रिमिटिव ब्रॉथ वाज न्यूट्रल एंड इट वाज फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन, उधर ऑक्सीजन नहीं था, तो वहां पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुआ, पॉलीमराइजेशन हुआ, जिसकी वजह से आपके सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो गए? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर, फैटी एसिड से फैट, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स फॉर्म्ड प्रोटोप्रोटीन्स। देखो इसकी वजह से क्या हुआ, आपके बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक साथ आके जब बॉन्ड बनाने लगे, आपके अमीनो एसिड्स जब एक साथ बॉन्ड बनाने लगे, तो क्या चीज फॉर्म हुई? प्रोटीन फॉर्म हुई। और इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्रोटीन। पर प्रोटीन बनने से पहले जो वो बीच का इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्रोटीन। एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इज कंसिडर्ड एज लैंडमार्क इन ओरिजिन ऑफ लाइफ। मतलब जिस जिस समय, जिस साल प्रोटीन फॉर्म हुई, बस उसी साल हमको पता चल गया था कि लाइफ ओरिजिनेट हो चुकी है। प्रोटीन्स एक्सेलरेटेड द रेट ऑफ अदर केमिकल रिएक्शंस। क्या पता चला हमको इधर पे कि प्रोटीन्स के वजह से दूसरे केमिकल रिएक्शंस का स्पीड एकदम से इंक्रीज हो चुका है। यस, और उसके वजह से आपके डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ तक सबको समझ में आया? पक्का? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने 4 स्टेप्स देखे, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि अर्थ का प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था। फिर हमने सेकंड स्टेप में देखा कि आपका अमोनिया, वाटर और मीथेन कैसे फॉर्म हुआ। फिर हमने थर्ड स्टेप में देखा कि वो ओशन के अंदर कैसे सिंपल मैक्रोमोलिक्यूल्स बने। और फिर हमने फोर्थ स्टेप में देखा कि कैसे आपके कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स बने। अब ये जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स बन चुके हैं, देखो आई वुड लाइक टू शो दिस डायग्राम अगेन। यहाँ पर हमने क्या देखा है? अमीनो एसिड जुड़ के आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स बन गए, प्रोटीन्स बन गए। ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़ के मिल के पॉलीसैकेराइड्स बन जाएंगे। फैटी एसिड्स मिल के लिपिड्स बन जाएंगे। अब बचा प्यूरिन, पिरिमिडिन, न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये मिलकर क्या बनेंगे? दे विल फॉर्म न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप का होता है, डीएनए एंड आरएनए। So nucleotides may have been formed by reaction between phosphoric acid, sugar and nitrogenous bases, that is purines and pyrimidines। जैसे आपका कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड बना, वैसे ही प्रोटीन बनेगा, सीधी सी बात है। आप अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कंटेनर में डाल के रखोगे तो वो रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट देगा। बस वही बात है कि हमारे पास हॉट डाइल्यूट सूप था, जो ओपेरिन ने बोला था कि पानी में
सब कुछ मिक्स है, मीथेन मिक्स है, अमोनिया है, H2S है, H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपस में रिएक्ट करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, तो बना न्यूक्लिक एसिड। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट न्यूक्लिक एसिड, जैसे आरएनए एंड डीएनए। न्यूक्लिक एसिड्स की एक खासियत क्या होती है, दैट दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड दिस एबिलिटी इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग फॉर्म। हमने 11th स्टैंडर्ड बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में ये बहुत डिटेल में पढ़ा है कि न्यूक्लिक एसिड स्पेशल इसलिए हैं बिकॉज दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी कि ये ऑटो कैटालिटिक फंक्शन दिखाते हैं। इनको खुद का फंक्शन करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये खुद के लिए क्या बोलते हैं, सेल्फ सफिशियंट होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर फिफ्थ स्टेप, न्यूक्लिक एसिड्स फॉर्म हुआ। अब इसमें भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल थ्योरी है कि सबसे पहले डीएनए बना कि आरएनए बना। तो आरएनए इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड which was formed and which was found to be present in the living cell। तो इसके बारे में एक पूरा आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस दिया गया है ऑब्वियसली, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो आपका न्यूक्लिक एसिड बन गया, आपका प्रोटीन बन गया, आपका प्रोटीन्स भी बन गया, कार्बोहाइड्रेट्स भी बन गए, फैट्स भी बन गए, न्यूक्लिक एसिड्स भी बन गए। तो अब ये सारी चीज़ें मिलाकर आपका बना फर्स्ट सेल, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोबायोंट। तो न्यूक्लिक एसिड्स जब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ एक साथ जुड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोबायोंट्स। प्रोटोबायोंट्स क्या होते हैं मैम? दे आर नथिंग बट प्रीबायोटिक केमिकल एग्रीगेट हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग सिस्टम। प्रोटो यानी फर्स्ट एंड बायोंट यानी कि सेल के जैसा, सेल टाइप, यानी कि इसके अंदर आपको पूरे केमिकल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना, चार बायोमोलिक्यूल्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो ये चारों चीजें मिलकर आपका बना प्रोटोबायोंट, जो लिविंग सेल के जैसे दिखाई देता है। तो प्रोटोबायोंट्स कैसे बनते हैं? आपके पानी में आपने सारे के सारे प्रोटीन्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स को एक साथ मिक्स कर दिया है, तो ये आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे, मतलब देखो आपका जो ओशन है, हमारा जो ओशन है, इस ओशन में बहुत सारे प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं, बहुत सारे प्रोटीन लिपिड्स हैं। तो ये प्रोटीन्स और लिपिड्स आपस में कंबाइन होते हैं, लेकिन इनका ना एक पर्टिकुलर लोकेशन है जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटीन्स और लिपिड्स एक साथ एग्रीगेट हुए हैं। मतलब समझो यहाँ पे भी प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं, यहाँ पे भी प्रोटीन्स और लिपिड्स है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोटीन्स और लिपिड्स है। ये इस लोकेशन में आपको सबसे ज्यादा प्रोटीन और लिपिड्स एक साथ जमा होकर दिखाई देंगे। तो इस जमावड़े को, यानी दिस एग्रीगेशन, एग्रीगेशन यानी कमिंग टुगेदर, so this aggregation of organic molecule is nothing but it is called as protobiont। और इसको ओपेरिन ने क्या नाम दिया? ये जो ऐसे इतने सारे प्रोटीन्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स जो एक साथ आ गए हैं, इसको ओपेरिन ने नाम दिया को-एक्सरवेट्स, या बहुत सारे टीचर्स इसको को-एसरवेट्स करके भी पढ़ते हैं। आपको जैसा कन्वीनियंट लगे आप रीड कर सकते हो। लेकिन सिडनी फॉक्स करके जो दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको नाम दिया प्रोटेनॉइड्स या माइक्रोस्फीयर्स। ओके, आपको याद क्या रखना है कि ये जो को-एक्सरवेट्स है, इट इज नथिंग बट इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ओके, और सिडनी फॉक्स ने जो नाम दिया प्रोटीनॉइड्स, माइक्रोस्फीयर्स, ये किससे बना है? इट इज अगेन मेड अप ऑफ लिपिड्स, इट इज मेजरली मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड वेरी लेस, मोर लिपिड्स एंड लेस प्रोटीन मॉलिक्यूल। यहाँ पर आपको प्रोटीन और लिपिड ज्यादा देखने को मिलेंगे, दोनों इक्वल क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे, लेकिन माइक्रोस्फीयर्स में आपको लिपिड ज्यादा देखने को मिलेंगे, प्रोटीन्स कम देखने को मिलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं को-एक्सरवेट्स, जहाँ प्रोटीन और लिपिड बहुत ज्यादा एक साथ जमा हो जाते हैं। को-एक्सरवेट्स आर नथिंग बट दे आर एग्रीगेशन, कोलॉइडल एग्रीगेशन यानी थिक, यानी बहुत थिक सस्पेंशन है ये, बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे प्रोटीन्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स एक साथ आ गए हैं। तो दे आर कोलॉइडल एग्रीगेशन। एग्रीगेट मतलब आप अपना रिजल्ट का जब परसेंटेज निकालते हो तो लिखा होता है ना एग्रीगेट मार्क्स, तो एग्रीगेट यानी टोटल, यानी कलेक्शन। तो को-एक्सरवेट्स ये क्या है? इट इज कलेक्शन ऑफ हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। मतलब जब सारे के सारे प्रोटीन्स और लिपिड्स एक साथ जमा हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं को-एक्सरवेट्स। को-एक्सरवेट्स साइज में बढ़ते हैं धीरे धीरे। को-एक्सरवेट्स ग्रू इन साइज बाय टेकिंग अप मटेरियल फ्रॉम सराउंडिंग एक्वेस मीडियम। अब देखो हुआ क्या पता है, देखो ये अपने ओशन के बीच बीच में बना है, ओशन बहुत बड़ा है, करोड़ों को-एक्सरवेट्स मॉलिक्यूल बने हैं। ये को-एक्सरवेट्स मॉलिक्यूल क्या कर रहे थे? ये अपने आसपास के मॉलिक्यूल, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे थे, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे थे, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे थे। ऑब्वियस सी बात है कि इनसे जो भी मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहा होगा, मतलब समझो यहाँ पर अगर पॉजिटिव अमीनो एसिड है तो यहाँ नेगेटिव मॉलिक्यूल होगा, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो ये अट्रैक्ट कर रहे थे, अपोजिट चार्जेस के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, जिसके वजह से इनकी साइज जो है वो बढ़ते जा रही थी, बढ़ते जा रही थी, बढ़ते जा रही थी।
और एक पर्टिकुलर लेवल के बाद इधर अंदर जगह ही नहीं बची, जिसकी वजह से ये बर्स्ट हो गया, कोअकरवेट बर्स्ट हो गया। तो अब एक से हमको मिल गए दो कोअकरवेट, फिर ये भी एब्जॉर्ब करेंगे करेंगे करेंगे, फिर ये भी भर जाएंगे, फिर ये भी बर्स्ट हो जाएंगे, फिर इससे हमको मिलेगा और दो अकरवेट, कोअकरवेट। यानी कि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, जैसे अमीबा में हमने पढ़ा था बाइनरी फिजन, एक से दो सेल, वैसे यहाँ पे हो रहे हैं। अंदर प्रोटीन्स और लिपिड्स जमा होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, और जब स्पेस खत्म हो जाएगी तो ये बर्स्ट होके दो न्यू सेल बना लेंगे। तो ये कुछ कुछ हमको लिविंग सेल के जैसा दिखाई दे रहा है। देखो, हाँ, क्रोनोलॉजी समझो। अभी तक हम सिर्फ नॉन लिविंग केमिकल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, कार्बन की, हाइड्रोजन की, प्रोटीन की, लिपिड्स की। लेकिन अब धीरे धीरे करके ये हमको कैसा मैकेनिज्म दिखाई दे रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला मैकेनिज्म दिखा रहा है। देखो, कोअकरवेट साइज में बढ़ गए, अपना आसपास का एक्वेस मीडियम एब्जॉर्ब करके, और जैसे जैसे ये बढ़ गए ये अनस्टेबल हो गए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आपके पेट में आप ज्यादा खाना खा लोगे तो बटन टक करके टूट जाती है। वैसे ही कोअकरवेट्स के अंदर जब बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट हो गए तो वो मॉलिक्यूल क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, और उसने अपने बहुत सारे टुकड़े बना दिए। मतलब ये कोअकरवेट भरता गया भरता गया भरता गया, और जब ये हद से ज्यादा भर गया तो ये फट गया, और फट के इसने क्या किए, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े बना दिए, यानी एक सेल से मल्टीपल सेल्स मिले, इसी को तो सेल डिवीजन बोलते हैं। तो दीज आर कंपेयर टू डॉटर सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी माइक्रोस्पियर्स क्या होता है, जो सिडनी फॉक्स ने बोला था। देखो, सिडनी फॉक्स ने हमको जो बोला था कि माइक्रोस्पियर्स, उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने प्रोटीन को लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ, उन्होंने पहले प्रोटीन लिया 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 लिया, पूरा प्रोटीन लिया, और लास्ट में उन्होंने बाहर से लिपिड मॉलिक्यूल डाल दिया। अब लिपिड क्या होता है, लिपिड मॉलिक्यूल इज नथिंग बट इट इज हाइड्रोफोबिक। यस, तो उन्होंने लिपिड मॉलिक्यूल जितना भी लिया ना, वो इस सेल के अंदर आ गया, और प्रोटीन बाहर की तरफ चली गई। ठीक है, सो माइक्रोस्पियर्स आर नथिंग बट प्रोटेनॉइड्स, प्रोटेनॉइड्स यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल विच इज कोलॉइडल हाइड्रोफिलिक कॉम्प्लेक्स सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। ये बाहर बाहर का जो प्रोटीन है, इसके बाहर क्या है, यहाँ पे पूरा ये ब्लू कलर का आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये पूरा वाटर है। तो प्रोटीन इज ऑलवेज हाइड्रोफिलिक विथ वाटर, बट लिपिड्स इज हाइड्रोफोबिक, क्योंकि लिपिड के अंदर फैटी एसिड होता है विच इज ऑयली इन टेक्सचर, तो इट इज हाइड्रोफोबिक। These bodies have outer membrane like primitive cell। देखो, हमने पढ़ा है ना प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, 11वीं में हमने पढ़ा था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, याद आया, फॉस्फोलिपिड बाई मेम्ब्रेन, कुछ ऐसा सैंडविच मैकेनिज्म हमने पढ़ा था कि अंदर फैटी एसिड्स की टेल होती है, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और बाहर आपके फॉस्फोरस हेड होता है, फॉस्फोलिपिड फॉस्फोरस हेड होता है, जो कि हाइड्रोफिलिक होता है। ये आपके हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, ये आपके हाइड्रोफिलिक हेड है। याद आया कुछ? तो इसको हम बोलते हैं मिसेल लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, देखो यहाँ लिख रही हूँ मैं, इसको हम बोलते हैं मिसेल लाइक स्ट्रक्चर, यानी अंदर की तरफ लिपिड है, बाहर की तरफ प्रोटीन है, जो हमको प्रोकैरियोटिक सेल के मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर दिखा रहा है। सो दे वर मोर स्टेबल देन कोअकरवेट्स, एंड कोअकरवेट्स एंड माइक्रोस्पियर्स वर नॉन लिविंग। देखो, आप इनकी बात करो कोअकरवेट्स की, या आप मिसेल की बात करो, मतलब प्रोटेनॉइड्स की, या माइक्रोस्पियर बोलो इसको, दोनों में फर्क क्या है फिर से बता देती हूँ। कोअकरवेट्स के पास प्रोटीन भी ज्यादा है, लिपिड्स भी ज्यादा है। इट इज ए ग्रुप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स जो स्प्लिट करके और कोअकरवेट्स बना रहे हैं। माइक्रोस्पियर के पास क्या है, दे हैव लेस, इनके पास लिपिड कम है, और प्रोटीन जो है वो आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। किधर प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। लेकिन दोनों में है ना लिविंग सेल्स की कुछ कुछ कैरेक्टर्स हमको देखने मिल रहे हैं। मतलब जब ये भी भर जाएगा तो ये भी बर्स्ट होके मल्टीपल सेल्स बनाएगा। तो दे बोथ शो ग्रोथ एंड डिवीजन, एंड दिस कोलॉइडल एग्रीगेशन टर्न्ड इनटू फर्स्ट प्रिमिटिव लिविंग सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोसेल। तो जब ऐसा कोई एक सेल आपको देखने मिला जो फटके और मल्टीपल डॉटर सेल्स बना रहा है, तो उन सेल्स को हमने बोल दिया इओबायोन्स और प्रोटोसेल, यानी कि फर्स्ट सेल। क्या बोला इसको हमने, फर्स्ट सेल। देखो, अभी तक इसके अंदर हमने लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स कोई नहीं देखी, लेकिन ये पूरा लिविंग कैरेक्टरिस्टिक जैसा मैकेनिज्म दिखा रहा है, तो इसीलिए हमने इसको बोल दिया फर्स्ट सेल। So now comes the last step of the Oparin-Haldane theory, which is the most accepted theory and most famous theory, formation of first cell. तो जब RNA और DNA सिस्टम डेवलप हुआ विद इन प्रोटोसेल्स, दे लुक लाइक बैक्टीरिया। देखो, जब हमने क्या बोला, बाहर की तरफ प्रोटीन है, फिर ये टेल्स जो है ये लिपिड्स की टेल है। अब बचा न्यूक्लिक एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, अंदर प्रेजेंट होता है, हर जगह होता है, और न्यूक्लिक एसिड्स ने अपनी जगह सेंटर में बना ली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी है।
हैवी चीज इकट्ठी होके बीच में आ जाती है। तो न्यूक्लिक एसिड सेंटर में आ गया। अब वो आरएनए भी हो सकता है या डीएनए भी हो सकता है। तो जब इन को अकरवेट्स के बीच में या माइक्रोस्फीयर्स के बीच में आपके डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल आके सेटल हो गए, तो ये दिखने लगे बैक्टीरिया या वायरस के जैसे। दे रेगुलेटेड वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज and first cell was anaerobic heterotropic and obtained energy from chemo heterotropic process। देखो इसका मीनिंग मैं समझाती हूँ, ऐसा क्यों बोला है कि पहला सेल एनारोबिक था। सी ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो वाटर सिस्टम है, ये देखो अच्छे से ध्यान से देखना, ये हमारा सी है, ये हमारा ओशन है, ठीक है, दिस इज अवर ओशन। इसके अंदर जो पहला सेल बना है, इसके अंदर जो पहला सेल बना है, इसके आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन की है और अंदर इसके न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए हो या आरएनए हो। अब ऑब्वियस सी बात है कि बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, ये बाहर के न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर अंदर एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, बाहर के न्यूट्रिएंट्स को ये अपने अंदर अंदर एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि, और हमने अभी तक कहीं पर भी ये नहीं पढ़ा कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं। इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, एनारोबिक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको हम, देखो ये अपना वाटर सिस्टम, ठीक है। हाँ, तो ऑक्सीजन पिक्चर में है ही नहीं, इसीलिए हमने इसको बोल दिया एनारोबिक। अब इसको मैम आपने हेट्रोट्रोपिक क्यों बोला है, क्योंकि देखो आपको अगर मैं ऑप्शन दूं कि मैं मैगी बना के देती हूँ आप खा लो, ये फर्स्ट ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है आप खुद मार्केट जाओ मैगी लाओ फिर बनाओ फिर खाओ, तो मेजॉरिटी बच्चे क्या करेंगे, ज़रा कमेंट में बताओ मुझे। यस, मेजॉरिटी बच्चे बना बनाया मैगी खाना पसंद करेंगे। 100 में से कुछ 10 बच्चे होंगे जो बोलेंगे नहीं मैं खुद मैगी लाऊंगा, खुद बनाऊंगा, खुद खाऊंगा। 90% बच्चे बोलेंगे हमको बना बनाया मैगी दे दो। तो ऐसा ही हमारा सेल है, जब उसके पास न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो क्यों बनाए, वो दूसरे का बना बनाया चीज़ ही खाएगा, इसीलिए उसको हमने बोला हेट्रोट्रॉफिक। तो हमारा फर्स्ट सेल कैसा था, एनारोबिक था क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है सेल में, वाटर में। और हेट्रोट्रोफिक है क्योंकि वो अपने ही सिस्टम का न्यूट्रिएंट यूज कर रहा है, उसके सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ये उसको ही एब्जॉर्ब कर रहा है, साइज में बड़ा हो रहा है और फिर बर्स्ट होके 2 डॉटर सेल बना रहा है, फिर ये एब्जॉर्ब करेगा, फिर साइज में बड़ा होगा, फिर बर्स्ट होके फिर 2 सेल्स बनाएगा। ऐसा चलता रहेगा। लेकिन कब तक चलता रहेगा मैम, जब तक आपके न्यूट्रिएंट्स के बीच में कंपटीशन स्टार्ट नहीं हो जाता। मतलब जैसे न्यूट्रिएंट्स कम पड़ने लगेंगे तो अब आपके सेल्स क्या करने लगेंगे, वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने लगेंगे। यानी कि अभी तक तो बना बनाया कार्बोहाइड्रेट है, बना बनाया प्रोटीन है, वही एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा तो आपके वाटर में जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन भूल जाओ, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, अब ये इसको यूज करके अपना खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। मतलब ये हम बोलते हैं ना प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस बहुत दूर का प्रोसेस है, वो तो एकदम बाद में आएगा। सबसे पहले आपके आसपास में जो है आप वो खाओगे। आपके आसपास की चीजें खत्म हो गई हैं तो घर में राशन जो भरा हुआ है हम वो खाएंगे। मतलब पहले तो हम फ्रिज में पका पकाया खाना रखा है वो खाएंगे, हेट्रोट्रॉफिक। अब पका पकाया खाना बंद हो गया तो अब हम डब्बे में से चावल निकालेंगे, उसको बनाएंगे और फिर खाएंगे, तो वो हो गया कीमो हेट्रोट्रॉफिक। मतलब एक्वेस सिस्टम में जो भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल थे, एक्वेस सिस्टम में जो केमिकल एलिमेंट्स अवेलेबल थे, उसको अब हम कंबाइन करके फूड बनाने लगे। लेकिन जब वो भी खत्म होने आ गया तो लास्ट में हमने सनलाइट की एनर्जी यूज करना स्टार्ट की अपना खाना बनाने के लिए, और एकदम लास्ट में फॉर्म हुआ फोटो ऑटोट्रॉफ्स। एकदम लास्ट में क्या फॉर्म हुआ, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ओके, ऑटोट्रॉफ मतलब क्या होता है, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। यहाँ पर तो हमारा सेल हेट्रोट्रॉफ है। हेट्रोट्रॉफ यानी वो खुद का खाना खुद बना ही नहीं रहा है, वो उसको सब कुछ रेडीमेड चाहिए, सब कुछ उसको पानी से रेडीमेड मिल रहा है, ठीक है। तो आवर फर्स्ट सेल वॉज एनारोबिक क्योंकि हमारे सिस्टम में ऑक्सीजन अभी तक आया ही नहीं है। इट वॉज हेट्रोट्रॉफिक क्योंकि वो अपने ओशन का खाना खा रहा है। एंड इट ऑब्टेन्ड एनर्जी बाय कीमो हेट्रोट्रॉफिक प्रोसेस। कीमो हेट्रोट्रॉफिक प्रोसेस मतलब क्या होता है, आपके ओशन में जो केमिकल्स प्रेजेंट है उससे वो एनर्जी ऑब्टेन कर रहा है, खुद का केमिकल नहीं बना रहा है, इसीलिए कीमो हेटेरोट्रॉफिक। कीमो यानी केमिकल जैसे प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, और हेट्रोट्रॉफिक क्योंकि वो खुद से नहीं बना रहा, किसी और का ले रहा है। इसी को बोलते हैं ना परपोषी। स्वयं पोषी मतलब जो खुद का खाना खुद बनाता है, ये परपोषी है क्योंकि ये एनवायरनमेंट में जो अवेलेबल है वो चीज़ें ऑब्टेन कर रहा है। तो शॉर्ट में ये अपने पूरे 6 स्टेप्स का कंक्लूजन है। 6 हुए कि 7 हुए, ABCDEFG, 7 स्टेप्स। तो 7 स्टेप्स का कंक्लूजन देखो हमको इधर क्या बताया गया, लेट मी जस्ट जूम इट अ बिट। हाँ ये देखो क्या बताया गया हमको। सबसे पहले हमारे पास अर्ली अर्थ है। अर्थ में ये देखो ये केमिकल इवोल्यूशन है। हाँ, अर्थ है, बर्स्ट हुआ, गैसेस फॉर्म हुए, नेब्यूला फॉर्म हुआ,
आपके इनऑर्गेनिक केमिकल्स रिलीज हुए, हीलियम, नाइट्रोजन, हेवी एलिमेंट्स आयरन और निकल, फिर उससे स्टार्स बने, फिर उसके बाद हीट जनरेट हुई, लावा फटा, लावा में से और गैसेस निकले, गैसेस की वजह से एनर्जी रिलीज हुई जिसके वजह से आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। दिस इज स्टेज 1। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ओशन में कंटिन्यूअस हीट के वजह से इन्होंने पॉलीमराइजेशन दिखाया और फिर इनसे पॉलीमर्स बने विच इज नथिंग बट योर प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स। और फिर धीरे धीरे करके ये पॉलीमर्स एक साथ जुड़ने लगे जिसकी वजह से कोअकरवेट बना, कोअकरवेट्स बर्स्ट हुए जिसकी वजह से बहुत सारे डॉटर सेल्स बने और उसको हमने बोला प्रोटोसेल। प्रोटोसेल के अंदर जब आपका न्यूक्लिक एसिड सेंटर में जाके अक्यूमुलेट हो गया तो उसको हमने बोला डीएनए और आरएनए, और लास्ट में आपका बना फर्स्ट सेल जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि नाइट्रोजन एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, फिर भी इससे एक ऑर्गेनिक प्रोटीन कैसे बना, मतलब इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक प्रोटीन कैसे बना। तो ये हमको एक्सप्लेन किया, नॉट ओनली अबाउट नाइट्रोजन बट बाकी के चीज़ें भी, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, हाइड्रोजन से आप कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बना रहे हो, तो गैसेस से हमारे बायोमोलिक्यूल्स कैसे बने, मतलब बेसिकली हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, कि ये एग्जैक्टली कैसे प्रूव किया, कौन से साइंटिस्ट ने प्रूव किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम उरे एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट देखेंगे और आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में हमने पूरा ओपैरिन हेल्डेन कॉन्सेप्ट रिवाइज किया है। आपको एक चीज मैं बता दूं कि ये जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं ये सारे के सारे प्रोसेसेस इजी नहीं थे, मतलब दीज वर नॉट, 1 सेकेंड, हाँ, दीज प्रोसेसेस वर नॉट ईजी, या ये एक दिन में खत्म नहीं हुए हैं। ये देखो, आपका ओरिजिन अर्थ का हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, लेकिन पहला सेल बनने के लिए 2 बिलियन ईयर्स अगो का टाइम, 2.5 बिलियन ईयर्स अगो का टाइम लग गया। यानी अर्थ जब बना उसके 2.5 बिलियन ईयर्स के बाद आपका फर्स्ट सेल बना। यानी ये प्रोसेस एक दिन या 2 दिन में नहीं हुआ है, आप गिन भी नहीं सकते इतने साल लगे हैं ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, अभी भी अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में डालो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पहले सेशन का डाउट सेकंड सेशन में क्लियर हो जाता है। तो आई होप अगर आपको प्रीवियस सेशन में कोई डाउट रहा होगा तो वो अब क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं कोशिश करूंगी कि उसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर सकूं। एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी, तो आप एनसीईआरटी चैनल के भी मेंबर बन जाओ ताकि आपको वहाँ पे भी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप ज्ञान लैब एपी, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे अपडेट, नोट्स और नोटिफिकेशन दिए जाते हैं। ठीक है, येस, यू कैन ऑल्सो बिकम अ मेंबर ऑफ अवर लाइफ बफरिंग ब्लॉगिंग चैनल, जहाँ पे हम अपने एंटरटेनिंग वीडियोस डालते हैं, काफ़ी अच्छे फन वीडियोस होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करेंगे क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करना एंड डू कमेंट योर क्वेरीज। चलो बाय बाय एवरीबॉडी, आई सी यू वेरी सून। आई होप आपने अपने 2023 की पढ़ाई ज़ोरों शोरों से चालू कर दी है क्योंकि अब मैं नहीं रुकने वाली। यस, चलो सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।